हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ठीक है, ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों को बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज आपकी 5वीं क्लासेस है। लगभग 20-30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं जिसमें, ठीक है। और आज अशोक, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक, तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका क्या था? अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगर बात करें द्वितीय शिलालेख की, तो उसी से द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है। क्या? द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपात्री श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। हर जगह पर अशोक का साम्राज्य था, इन जगहों को छोड़कर, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। कैसा? इन राज्यों को कैसा? प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। चलिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किसकी बात हो रही है? अशोक की बात हो रही है। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर? अशोक के समय में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्लियर? सिंहली अनुश्रुतियों की अगर हम बात करें तो दीपवंश और महावंश, किसके? दीपवंश और महावंश के अनुसार। ठीक, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र, कौन सा? अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में, किसकी? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्लियर है? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कौन सी थी? तृतीय बौद्ध संगीति थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों, किसमें? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आइए बात करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पिछले 3-4 क्वेश्चन जो भी किया सब अशोक से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। कौन सी भाषा अशोक के शिलालेखों में? प्राकृत भाषा है। उसके अभिलेखों का विभाजन कितने? 3 वर्गों में किया जा सकता है। किसमें? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में। ठीक है, शिलालेख किसने? 14 विभिन्न लेखों का क्या है? समूह है। शिलालेख किसका? 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कितने? 8 भिन्न भिन्न स्थानों से ये शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, जहां से ये शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड्डी और सोपारा। यहाँ जो ये 8 स्थानों के नाम बताए हमने आपको, यहाँ से अशोक के कितने? 14 शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। कितने? अशोक के 14 शिलालेख यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कैसे?
अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं किस भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि क्या है? ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। कैसी है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि क्या है? ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला से अरमाइक, कौन सी? तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। कैसा? एक भग्न अभिलेख सरे कूना नामक स्थान से यूनानी और अरमेक लिपियों में लिखा गया है। ठीक है। अगर बात करें द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा की, ठीक, तो यहाँ से अभिलेख लागमान नामक स्थान से अरमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। किसमें? अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? किसकी बात हो रही है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऐसी कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन कौन से? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंद, नागरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? किसकी बात हो रही है? कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। किसमें? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय किसको है? मैसन को है, प्रिंसेप को है, नेरिस्ट को है, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को इसका पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय इन विद्वानों को दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कहाँ की? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। मुख्यतः कहाँ की? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। मुख्यतः ये कहाँ की? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? किसकी बात हो रही है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म में मूल संदेश क्या दिया गया है? ठीक, तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अशोक का धर्म मतलब अशोक का जो धर्म था एक नैतिक संहिता थी। क्या थी अशोक का धर्म या धर्म? एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से क्या संदेश देते हैं? अपा शिनबे बहुकायने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। ये किसके? अशोक के क्या है? मूल संदेश है। ठीक है। अशोक के धम्म के मूल संदेश में क्या है? शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। ठीक है। मतलब क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारी चीजें किसमें? अशोक के मूल संदेश में निहित है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा ऑप्शन ई। चलिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने कौन सा? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा स्तंभ है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने किसको? स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। कौन सा? भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू मतलब बैराट होता है। क्या? भाब्रू मतलब बैराट स्तंभ। ठीक है। बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। पिए दशी लाज मगधा सघम अभि वादे तूनम आहा पावा धतम चा। मतलब यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्या? यही अभिलेख भाब्रू स्तंभ अभिलेख क्या करता है? अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी क्या करता है? बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? सभी को पता होगा इसका आंसर, सभी को पता होगा। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रिय प्रियदर्शी नाम से। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी नाम से अशोक जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो अशोक के अभिलेखों में शरबत उन्हें क्या देवो नाम पिए, क्या उन्हें सब जगह देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अर्थात देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से क्या किया गया है? इनको संबोधित किया गया है। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्लियर है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। किसमें? पुराणों में कहा गया है अशोक को अशोक वर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप, वूलर, रॉबर्ट सेवल, कॉर्डर, कॉडरिंगटन, किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने का श्रेय अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने का श्रेय किसको? जेम्स प्रिंसेप का है। इन्होंने कब? 1837 ईस्वी में। इन्होंने कब? 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौन से अभिलेख को? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। क्लियर है? कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किसकी बात हो रही है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सभी को पता होगा कौटिल्य किसके लिए फेमस थे? राजनीतिक नीतियों के लिए। किसके लिए? राजनीतिक नीतियों के लिए फेमस थे। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की क्या है? बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा। ठीक, बात करें तो यह कैसा है? कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह कैसा है? राजनीतिक शास्त्र है। कैसा? राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक ग्रंथ का एक अद्वितीय शास्त्र है। क्लियर है? अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके? इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंस है। 2017 बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। 2017 बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ध्यान से लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तो कौटिल्य का जो चाणक्य मतलब कौटिल्य दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर इनके द्वारा बात करें मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की और अभ्यास की पुस्तक है। किसकी? शासन के सिद्धांतों के और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है। कैसे? राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की क्या करता है? व्याख्या करता है। मतलब इसमें से एक से अधिक ऑप्शन आ रहा है इसलिए ऑप्शन ई लगाया जा रहा है। ठीक है, किसकी व्याख्या कर रहा है? विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से? राजा, अमात्य,
जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। क्लियर। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन, कैसा? अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन, ठीक है, तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी कैसी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन ई होगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में, कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कौन सा मंदिर? एकाम्बरेश्वर मंदिर। कौन सा? एकाम्बरेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर कैसा? देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। किसको? यह मंदिर किसको? देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। ठीक। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर कैसा? बहुत ही हजारों साल पुराना है। इसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? किस राज्य में कौन सा भीमबेटका स्थल स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? चलिए बताइए, किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्यकालीन प्राग ऐतिहासिक स्थल, कैसा स्थल है? मध्यकालीन प्राग ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक। मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के, कैसे? प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय कैसे हैं? जैसे सामूहिक नृत्य हो गया। ठीक। सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव आकृति। ठीक। सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव आकृति, शिकार, पशु पक्षी युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? किसने? मेगास्थनीज ने किसको? भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कितनी? 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज ने इन 7 श्रेणियों में अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। किसकी? दास प्रथा का प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य समाज में कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य समाज में क्या था? मौर्य समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर, ठीक है, मौर्य काल में क्या था? मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर ना तो विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन। किसका? मौर्य समाज का कितने? 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है?
अभी हमने बताया किसमें, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में क्या किया गया है, 7 वर्गों का विभाजन किसमें किया गया है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किसमें किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ठीक, अभी हमने सातों का नाम भी बताया। बिहार पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, बिहार पीसीएस प्री 2017। क्वेश्चन नंबर 113 आइए देखते हैं। इतिहास के प्राचीन, कब की बात हो रही है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, किस युग में किया गया है। तो किस युग में किया गया है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए। अच्छा ठीक, मिलान करना है तो किस में किया गया है, महेंद्र वर्मन के मत विलास प्रहसन में, किसमें, महेंद्र वर्मन के मत विलास प्रहसन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, कौन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी। आइए देखते हैं किसकी बात हो रही है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कैसी है, एक ग्रीक रोमन है। ठीक है, कैसा है, ग्रीक रोमन है। रोमन मिस्र के बंदरगाहों से, कैसा, रोमन जो है मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग कितना, 60 ईस्वी में, कब, 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। किसमें, 60 ईस्वी में, 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने क्या, भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। किसमें, इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किसमें, वह स्रोत जिसमें किसकी, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक, तो कौन सा है, इंडिका। किसमें, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है, इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है, इंडिका में है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की पुस्तक किसमें, इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के कौन सा नगर परिषद की 5-5 सदस्यों, कितनी, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। कितनी, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। वह नगर के पदाधिकारियों को, ठीक है, नगर के पदाधिकारियों को एसटी नोमोई कहता है। क्या कहता है, नगर के पदाधिकारियों को एसटी नोमोई कहता है, एसटी नोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। कौन सा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी क्या राजधानी बनाई है। इसमें से किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो क्या हो जाएगा आंसर, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को क्या किया था, सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर है। कहाँ पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक किसने, उदयन ने की थी। किसने, हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। और अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ,
उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्लियर? ठीक, चूंकि ऑप्शन में उदय नहीं इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रण का प्रचलन किया? किसने जो है सर्वप्रथम किस पर व्यापक पैमाने पर किसका स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? इसमें से जो है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर किसने किया? आप सब भी कमेंट में आंसर करते रहिएगा। तो किसने किया था? कुषाण शासक बिम्ब कडफिसस ने। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बिम्ब कडफिसस ने किया है। किसने? बिम्ब कडफिसस ने कुषाण शासकों द्वारा जो है व्यापक पैमाने पर, किसके द्वारा? कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कहां पर? ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक जो बिम्ब कडफिसस है उसको स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। किसको? कुषाण शासक बिम्ब कडफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली। जो कला की जो गांधार शैली है, कौन सी गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? कला की गांधार शैली किसके समय में फूली फली? तो किसके समय में? कुषाणों के समय में। कला की जो गांधार शैली है किसके समय में? कुषाणों के समय में फली फूली। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में क्षेत्र में कितने 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था? कुषाण शासक किसके? कनिष्क के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के समय में शासनकाल में कला के 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। कौन कौन सी? एक गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली 2 शैलियों का विकास हुआ था। इन दोनों को कनिष्क की ओर से क्या हुआ था? पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। दोनों शैलियों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। किससे? गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। क्लियर है? गांधार कला किससे? यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर? कश्मीर में आयोजित की थी। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पर, किसके? कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कहां पर हुई? कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की है। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष बने। इसके उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन है इसके? अश्वघोष क्या है? इसके उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक, अश्वघोष क्या बने? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। क्लियर है? इस सभा में महासंघिकों का क्या था? वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर क्या है? सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था।
इसी समय में क्या हुआ था, इसी समय में बौद्ध धर्म किसमें, हीनयान और महायान दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। किसमें, इसी समय में बौद्ध धर्म दो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन, प्रदोत कहाँ का राजा था? किसकी बात हो रही है, प्रदोत की बात हो रही है। प्रदोत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, मगध, अवंती। प्रदोत जो है कहाँ का राजा था? प्रदोत कहाँ का राजा था? प्रदोत कहाँ का, अवंती का राजा था। प्रदोत अवंती का राजा था बुद्ध के समय में। ठीक है, बुद्ध के समय में अवंती का राजा कौन था? चंद्र प्रदोत था। किसके समय में? बुद्ध के समय में। बुद्ध के समय में अवंती का राजा कौन था? चंद्र प्रदोत था। ठीक है, इसकी पुत्री वारन बख्ता, कौन? इसकी पुत्री वारन बख्ता से वत्स नरेश उदय ने क्या किया था? विवाह किया था, जिसका उल्लेख किसमें इसका उल्लेख भाष्य रचित स्वप्नवास व दत्ता में है। किसमें? जो भाष्य ने लिखी है स्वप्नवास व दत्ता। ठीक है, दत्ता नामक नाटक में। आधुनिक मालवा क्या है? आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का क्या है? अवंती था। जो प्रेजेंट का मालवा है वही क्या है? प्राचीन काल में अवंती था। ठीक, इसके दो भाग थे। कितने? इसके दो भाग थे। कौन कौन सा? उत्तर अवंती। ठीक, उत्तर अवंती, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? महिषमती थी। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? महिषमती थी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप सभी लोग क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, किसी भी कंफ्यूजन में, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो भी बताइए, हम आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय